अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल और मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे नवाज़ शरीफ साहब की वापसी को लेकर। नवाज़ शरीफ साहब की वापसी के जिसके बारे में गुज़श्ता 4 साल में हर मरतबा अनगिनत सवालात पूछे गए कि कब आखिर नवाज़ शरीफ साहब वापस आएंगे। उनके प्लेटलेट्स का मसला था जिसकी वजह से इलाज की गर्ज से पाकिस्तान से बाहर गए। शहबाज शरीफ साहब ने, उनके भाई ने, जो बाद में अप्रैल 2022 से लेकर अगस्त सन 2023 तक वज़ीर आज़म भी रहे, उनकी गारंटी पर उनको जाने की इजाज़त दी गई थी। तो आखिर इस पर ताज़ा सूरत हाल क्या है? क्या उनका इलाज हो गया? क्योंकि वहाँ बरतानिया में रहते हुए मुलाकातें भी करते रहे हैं और उन मुलाकातों में वो मुलाकात भी आपको, मुझे, हम सबको याद है कि जब अशरफ गनी की हुकूमत थी अफ़गानिस्तान में और हमदुल्ला मुहिब उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे, उस वक्त कश्मीर के इलेक्शंस भी हो रहे थे और वो मुलाकात का चर्चा हुआ। खैर, कश्मीर के इलेक्शंस में तो पीटीआई को उस वक्त कामयाबी मिली थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन दूसरे और तीसरे नंबर पर रही। तो उस वक्त भी बड़ा क्रिटिसाइज़ किया गया कि वहाँ पर किनसे जाकर मुलाकातें की जा रही हैं। फिर उनकी भी तकारीर पर पाबंदी थी, उनके भी बयानात चलाने पर पाबंदी थी, लेकिन पीएमएलएन के सीनियर रहनुमा नवाज़ शरीफ साहब से जाकर वहाँ पर मुलाकातें भी करते रहे। वहाँ से पाकिस्तान की उस वक्त की हुकूमत थी पीटीआई की, उनके ख़िलाफ़ और इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बयानात भी दागे जाते रहे। अब नवाज़ शरीफ साहब की वापसी का ऐलान हुआ है। जब वापसी का ऐलान हुआ तो उसके बाद नैब कानून में जो तरामीम हुई थी उनको भी कलअदम करार दे दिया गया और ये आखिरी रोज़ हुआ कि जब साबका चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का आखिरी रोज़ था इन ऑफिस। उसके बाद फिर लोगों ने दोबारा कहना शुरू कर दिया कि जी अब जब ये फ़ैसला आ गया है और वो तमाम केसेस जो बंद थे, जिन केसेस में नैब कानून में तरमीम से पहले नैब को ये साबित करना था कि ये सारी माली हेरा फेरी हुई है, ये अब साबित नैब को करना है और नवाज़ शरीफ साहब को नहीं करना है। पहले नवाज़ शरीफ साहब को करना था या दीगर और जो कन्विक्टेड थे या अंडर ट्रायल थे उनको साबित करना था। अब जब ये तरमीम ही कलअदम करार दे दी गई तो फिर उसके बाद दोबारा से ये नैब को नहीं बल्कि जो उस वक्त केसेस जिनके खिलाफ थे उनको अपनी बेगुनाही को साबित करना है। तो नवाज़ शरीफ साहब हो सकता है कि अब इस नैब तरमीम के कलअदम करार दिए जाने के बाद ना वापस आएँ, लेकिन पीएमएलएन की तरफ से कहा जा रहा है कि जो वापस आएंगे और उनका इस्तकबाल होगा और इस्तकबाल पूरे मुल्क से लोग लाहौर आएंगे और उनका इस्तकबाल करेंगे। लेकिन नवाज़ शरीफ साहब के हो सकता है कि जहन में वो उस दिन का वो याद हो सिलसिला कि जब शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान में मौजूद थे। नवाज़ शरीफ साहब मरीम नवाज़ साहिबा के साथ पाकिस्तान आ रहे थे, लाहौर एयरपोर्ट पर उनके तैयारे ने लैंड किया और जो उनके इस्तकबाल के लिए उनके भाई और उनकी पार्टी के कायदीन अपने वर्कर्स के हमरा एयरपोर्ट की तरफ आ रहे थे, वो यहाँ से चेयरिंग क्रॉस तक भी नहीं पहुँच सके और नवाज़ शरीफ साहब को एयरपोर्ट से गिरफ़्तार कर लिया गया। आज के प्रोग्राम में जब इसके हवाले से बात करेंगे, साथ ही साथ जो बड़ी अहम डेवलपमेंट है और वो कनाडा से है कि जहाँ पर कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने बयान दिया और उसमें उन्होंने कहा कि कैनेडियन सिटीज़न हरदीप सिंह का जो कत्ल हुआ था अब से 2 माह पहले, उसमें जो अब तक की तहकीकात हुई हैं उसमें भारत मुलव्विस है और यही वजह है कि एक आला सतह के भारतीय डिप्लोमेट को भारत वापस भी भेजा गया है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, इस पर भी हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे, बल्कि गुफ्तगू का आगाज़ हम इसी से करेंगे। आज हमें ज्वाइन किया है सीनियर तजियाकार कमर चीमा साहब ने। कमर चीमा साहब को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तजियाकार साबिर शाह साहब ने। साबिर शाह साहब, आपके बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस इन द शो टुनाइट। और आपसे कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर तजियाकार मुजाहिद बेलवी साहब। सबसे पहले कमर चीमा साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं और जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर की ये स्टेटमेंट है, जो उनका बयान है जिसमें उनकी तरफ से कैनेडियन सिटीज़न हरदीप सिंह के कत्ल पर जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, जो तफसीलात इकट्ठी हुई हैं, उस पर उनको ये यकीन है कि इसमें भारतीय इन्वॉल्वमेंट है और ये सब भारत का किया धरा है और इसी वजह से सीनियर भारतीय डिप्लोमेट को कनाडा से वापस भारत भेजा गया है। आप इस डेवलपमेंट को किस तरह से देखते हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरा ख्याल है कि भारत ने एक अप्रोच अडॉप्ट की। वो अप्रोच ये थी कि जो भी इंडिया के अंदर जो सेपरेटिस्ट एलिमेंट थे या वो ग्रुप जो इंडिया के अंदर ऑटोनॉमी चाहते हैं, उनको उन्होंने लेबल करना शुरू कर दिया दहशतगर्दों से। एक बात। दूसरा, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये किया कि जो सिख हैं इंडिया के अंदर, वो आपको पता है 12 करोड़ की तादाद है, बड़े ताकतवर हैं पैसे में, सियासत में, और दूसरा बड़े यूनाइटेड हैं। वो दे आर यूनाइटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन एंड आइडेंटिटी एंड एथनिसिटी एज वेल। तो वो जहां भी दुनिया में जाते हैं वो एक सेपरेट खालिस्तान की बात करते हैं, जिसको लेकर के इंडिया ने ये शोर डाला कि जी ये तो दहशतगर्द हैं। तो अमेरिका से भी बात की, इंग्लैंड से भी बात की, कनाडा से भी बात की।
इन सारे वेस्टर्न ममालिक में से इंडिया ने कनाडा को कमज़ोर समझा, और ये जो वाक़या हुआ है हरदीप सिंह का सरी ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा के अंदर, जहाँ पे कहा यह जाता है जो कनेडियन फॉरेन ऑफिस एंड कनेडियन जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कनाडा की पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा है, जिसको कनाडा के जो अपोजिशन लीडर हैं उन्होंने भी इंडोर्स किया है। और एक जगमीत सिंह साहब हैं जिनके तकरीबन 19-20% वोट हैं कैनेडियन पार्लियामेंट के अंदर, और वो इत्तेहादी हैं जस्टिन ट्रूडो के। उन्होंने भी ये कहा है कि भाई ये हमारी इंटेलिजेंस ये कहती है, हमारी इंफॉर्मेशन ये कहती है कि हमने 2-3 महीने लगा के प्रॉपर इंक्वायरी की है और ये इस्टेब्लिश किया है कि इसमें इंडियन सरकार इन्वॉल्व थी। और इस सिलसिले में उन्होंने रॉ के जो स्टेशन चीफ थे जो ऑटवा में बैठे हुए थे उनको वहां से निकाल दिया है। आज सुबह जब इंडियंस को पता चला तो उन्होंने भी जो कनाडा के इंटेलिजेंस के शख्स थे दिल्ली में, उनको उन्होंने भी जो है वो जिसे कहते हैं पर्सोना नॉन ग्राटा करके वहां से निकाल दिया। अब ये एक बड़े पैमाने पे इंडिया ये समझता है, क्योंकि वेस्टर्न ममालिक के अंदर कनाडा जो है वो एक ऐसा मुल्क है जिसको हम टारगेट कर सकते हैं, बिकॉज वहां पे सिख पॉपुलेशन ज्यादा है। नरेंद्र मोदी साहब एंटी मुस्लिम और एंटी सिख सेंटीमेंट्स के साथ वो इलेक्शन जीतते हैं। देखिए माजी में आप देखें इंडियन मीडिया जो है जब भी बात करता है वो जब मुसलमानों को टारगेट करेगा, वो सिखों को टारगेट करेगा, जहां जहां पे हिंदू इन्वॉल्व हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मणिपुर में आप देखें तो इंडियन मीडिया अपोलोजेटिक होता है, वो जवाब नहीं देता। फॉर एग्जांपल मणिपुर में 150 से ज्यादा चर्च जला दिए गए, नरेंद्र मोदी खामोश हैं। इवन के नरेंद्र मोदी पेरिस के अंदर थे जुलाई में जब यूरोपियन पार्लियामेंट ने कंडेम किया इंडिया के इस एक्ट को, लेकिन 2 महीने नरेंद्र मोदी खामोश रहे और उसके ऊपर बात तक नहीं की। सो मोदी साहब ये समझते हैं कि ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, इसमें मैं अगर हिंदुओं को, सिखों को और मुसलमानों को दबाऊंगा तो जो हिंदू मेजॉरिटी वोट है वो मेरे साथ अटैच होगा, और वो उसको एक नई आइडेंटिटी देना चाहते हैं कि ये अब मुल्क जो है ये हिंदू चलाएंगे, इसमें मुसलमानों का कोई किरदार नहीं है। इसी वजह से इंडिया का नाम भारत कन्वर्ट किया जा रहा है। हालांकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों अलाउड हैं, लेकिन उसको अब वो भारत कहना चाहते हैं, इंडिया नहीं कहना चाहते। वो कहते हैं ये तो बरतानिया ने दिया था, ये तो हमारा नाम ही नहीं है। इसी तरह मुसलमानों को दबाया, सिखों को की आपको पता मूवमेंट चलती रहती हैं। जब सिख जो फार्मर्स थे उन्होंने प्रोटेस्ट किए काफी ज्यादा। लेकिन एक पॉइंट में बात करना चाहता हूं, एक 5 ममालिक का एक है फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस, जिसमें अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड यूके हैं। अब ये सारे आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। ऑस्ट्रेलियंस कहते हैं हम भी बड़े कंसर्न है, ब्रिटिश कहते हैं हम भी बड़े कंसर्न है। हर जगह अब होगा ये कि जिधर जिधर डॉक्टर जयशंकर जाएंगे और भारतीय वजीर आजम जाएंगे, उन्हें जाके डिफेंड करना पड़ेगा अपनी पोजीशन को। और दूसरा यह है कि मोदी साहब और उनके जो दाएं बाजू का जो राइट विंग मीडिया है वो मोदी साहब के इस ऑनस्लॉट को पसंद करता है कि ठीक है बात करो आप एंटी पाकिस्तान, एंटी कनाडा, ताकि एक प्रो मोदी वोट बने। जी ठीक। साबिर शाह साहब, क्या भारत जो बहुत बड़ी अब इकोनॉमिक पावर है उसको क्या इस सब से फर्क पड़ेगा, या फॉर देम इट विल मेक नो डिफरेंस टू देम? वो अपना एजेंडा लेकर चलते रहेंगे और जो नरेंद्र मोदी की पॉलिसी है एंटी मुस्लिम, एंटी सिख पॉलिसी, जैसा कि अभी कमर चीमा साहब ने भी कहा कि उसका उन्हें फ़ायदा है, जब इलेक्शन होते हैं तो उसमें उसी से वो वोट जनरेट करते हैं। देखिए अली मुमताज साहब, बात यह है कि एक फैक्ट है कि इंडियन इकोनॉमी 1.8 ट्रिलियन डॉलर्स की है। अब 1.8 ट्रिलियन डॉलर की जो इकोनॉमी है उसको साइडलाइन करना बहुत मुश्किल होता है, इग्नोर करना बहुत मुश्किल होता है। इट इज अ मैसिव मार्केट फॉर एनी कंट्री टू सेल इट्स प्रोडक्ट्स। अगर आए ताल्लुकात खराब हुए हैं कनाडा के साथ, तो उसमें देखिए ना जस्टिन ट्रूडो की भी जो कनेडियन पार्लियामेंट में पोजीशन है उसमें भी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो सकती है। और जहां फाइव आइज का जो अलायंस है, इसमें यह कि बाकी ममालिक कोशिश करके इनको फिर एक दफा करीब ला सकते हैं आने वाले को 4-6 महीनों में। इंडिया ने जो अचीव करना था वो किया, उन्होंने वो सिख लीडर को मारा, वो वाज वेरी वेरी एक्टिव। अब मसला ये है कि हमारा और उनका फर्क ये है कि हम खैबर पख्तूनख्वा में या बलोचिस्तान में अगर किसी को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये रिबेल है, गद्दार है और दुश्मन मुल्क से मिला हुआ है, वहां से फंडिंग लेता है, तो चलिए उसको मार तो दिया हमने, लेकिन उसके पोते और बेटे यहाँ हुकूमतों में याशी करते हैं 15-20 साल के बाद, तो हम अपने नैरेटिव को खुद ही दफन कर देते हैं। और अब देखिए, अब एक बलूचिस्तान से तकरीबन आर्मी चीफ के अलावा तमाम बड़े बड़े लोग हुकूमत में और हमारे स्पीकर हो गए, सेनेट चेयरमैन वगैरह हो गए, जितने भी लोग हैं सब बलूचिस्तान से हैं। बट उसके बावजूद क्या बलूचिस्तान की हालत बदली?
इन सालों में नहीं। क्या वो लापता आदमियों का मसला हल हुआ? नहीं। वो गुनाहगार हैं, इनोसेंट हैं, हमें अभी तक नहीं पता। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। बलूचिस्तान इज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन पाकिस्तान एंड मेनी अदर कंट्रीज। ठीक है। इसमें ज़रा ये भी शामिल कर लीजिए साबिर शाह साहब के हमारे निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब अभी न्यूयॉर्क में मौजूद हैं, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का सेशन हो रहा है, तो क्या हम वहाँ पर अपना पॉइंट इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि जो हम भी ये कहते चले आ रहे हैं कि पाकिस्तान में जो दहशत गर्दी होती रही है इसमें भारतीय इन्वॉल्वमेंट रही है और कुलभूषण यादव को भी जो पकड़ा गया था वो भी इसी काम पर पाकिस्तान में मौजूद था? अगेन अली मुमताज साहब, अनवारुल हक काकड़ इज क्वाइट अ लिटरेट मैन, काफी पढ़े लिखे आदमी हैं, काफी विजन है जितना मैं जानता हूँ, और ही इज एन इनहेरिटेड टेरिबल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मेस। अब उनको किसी पाकिस्तान के अंदर किसी चीज पर ब्लेम करना तो बहुत ज्यादा अनफेयर होगा। जहाँ तक यूएनजीए यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में उनके खिताब का ताल्लुक है, इस्टेब्लिश तो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट को उजागर कर सकते हैं येट अगेन। लेकिन क्या आज तक उसका फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। उसकी वजह यह कि इंडियन लॉबी आपके सामने कितनी स्ट्रांग है कि अमेरिका और यूरोप वगैरह में हर इम्पोर्टेंट मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ या सीएफओ इंडियन है। उनकी लॉबी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। वे टू यूज, लेकिन बावजूद उसके साबिर शाह साहब, अगर इफ द कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर कैन से इट और इस्टेब्लिश कर सकते हैं, और अभी पूरी दुनिया में ये बात हो रही है कि जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने बयान दिया है, तो फिर हम भी उसमें अपना एफर्ट, तो वी कैन पुट इन दी एफर्ट। या आपको लगता है कि जस्टिन ट्रूडो के लिए भी एक पॉलिटिकल ये एक स्टंट है और वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज नहीं है, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम उनका नहीं है, बल्कि इसलिए बिकॉज वहां पे बहुत बड़ी तादाद में से कम्युनिटी है कनाडा में, तो उनको उनसे वोट भी चाहिए? इट इज जस्ट ही कैन जस्ट पुट इन अ वर्ड। अनवारुल हक काकड़ क्या पुट इन अ वर्ड? अब ये तो नहीं होगा कि अनवारुल हक काकड़ के इस बात को सपोर्ट करने पे ट्रूडो विल गेट समथिंग ग्रेट, नथिंग। अब देखें कनाडा के अंदर भी इंडियन इन्वेस्टमेंट्स देखें कितनी हैं, ठीक जरूर होंगे, वोट भी चाहिए होंगे ट्रूडो को, और ये कोई भी मुल्क बर्दाश्त नहीं करता इंडिपेंडेंट को उसकी सॉइल पे किसी ऐसे आदमी को मार दिया जाए और जो बहरहाल उसका सिटीजन भी हो। तो अब मकसद ये है कि मेरा ख्याल है 2-4 महीने ताल्लुकात खराब रहेंगे, या तो एम्बेसी बंद कर देते या तो डिप्लोमेटिक ताल्लुकात खत्म कर देते अगर इतनी बड़ी बात उनके नजदीक थी तो। पर्सोना नॉन ग्राटा करार दे के एक आदमी को भेज दिया गया। मैं तो ये पूछता हूँ कि व्हाई इन द फर्स्ट प्लेस वाज रॉज चीफ सर्विंग इन ऑटोवा, कि किस चक्कर में मतलब इंटेलिजेंस थी वहां था उनको और यहाँ था। ये मुझे तो ये चीजें समझ नहीं आ रही दुनिया में, लेकिन मेरा ख्याल है अमेरिका इनका मसला हल करा देगा, यूरोप भी करवा देगा। आपको पता है कनाडा की बहुत ज्यादा दारोमदार है अमेरिका के ऊपर और यूरोप के ऊपर। कजन्स ही हैं आपस में हर तरीके के साथ, मजहब एक है, आइडियोलॉजी एक है, कल्चर एक है, लिबास एक है, इनका जुबान एक है। तो हम तो कहीं स्टैंड नहीं करते हैं। वी हैव टू गो अ वेरी वेरी लॉन्ग वे, और उसका ये तरीका नहीं है कि सिर्फ $1 अरब के लिए IMF के आगे झुक जाएं और चंद अरब डॉलर के लिए अपने मुफादात का ख्याल भी ना करें। जो कुछ अफगानिस्तान ने किया है हमारी सॉइल पे इन मुल्कों के साथ मिलकर, और जो हमने अपनी जानों पे खुद जुल्म किया है, और किसी के दोस्त हम बनते ही नहीं, ना चाइना के पूरी तरह दोस्त हैं, ना अमेरिका के हैं, ना किसी के हैं। बदकिस्मती से एक बॉर्डर पे इंडिया है, दूसरी पे अफगानिस्तान है। यूसी एक तो बदकिस्मती है, दूसरी हमारी अपनी करतूतें हैं अली मुमताज साहब। इस तरह यू वोंट गेट रिस्पेक्टेड। देन आप एक मुस्लिम नेशन है, दुनिया का मुसलमानों के साथ बहुत ज्यादा नफरत है सदियों से। देन यू आर मतलब न्यूक्लियर नेशन भी है, ऊपर से मुसलमान है, ऊपर से न्यूक्लियर नेशन है, और भूखे नंगे है, पैसे भी आपके पास नहीं है, तो ऐसे आदमी को कैसे कोई बर्दाश्त करेगा ऐसे मुल्क को? यू हैव टू गो अ वेरी वेरी लॉन्ग वे एंड यू हैव टू बिल्ड योर कैरेक्टर सर। कैरेक्टर बनाना पड़ेगा, बिल्कुल, फिर जाके लोग आपकी बात सुनेंगे। ठीक, मुजाहिद बेलवी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो का बयान है उस पर हमने गुफ्तगू का आगाज़ किया है। जो अभी साबिर शाह साहब कह रहे थे कि आप उससे इतफाक करते हैं कि अमेरिका पैचअप करवा देगा, साथ में यूरोपीय ममालिक भी हैं, दे प्ले देयर रोल, या आपको लगता है कि ये कनाडा और भारत के दरमियान अब मामला मज़ीद बिगड़ेंगे और फिर कुछ अरसे के बाद जाकर हो सकता है कि ठीक हो जाए? आपने देखा एक ज़माने में मोदी जो है वो का दाखिला अमेरिका में बंद था, ये बूचर ऑफ गुजरात था उस वक्त, फिर भी वो इलेक्शन जीता, फिर प्राइम मिनिस्टर बना, इकोनॉमिक पावर बना, और आपने देखा कि मोदी का किस तरह इस्तकबाल हुआ। हालिया महीनों और बरसों में उनकी जो एग्रेसिव बिकॉज ऑफ देयर इकोनॉमी जो आप देख रहे हैं कि और तो और जो हमारे ब्रादर इस्लामी मुल्क जिस तरह ताउन कर रहे हैं,
अभी जो शहजाद सलमान गए तो गालिबन $100 बिलियन के उनके हुए हैं। हमारे ब्रादर चाइना के भी ताल्लुकात $100 बिलियन के हैं। कहने का मकसद ये बड़ी बदकिस्मती है कि वेस्टर्न कंट्री जो ह्यूमन राइट्स की थर्ड वर्ल्ड कंट्री में जो बातें करती हैं, पाकिस्तान का भी बड़ा दर्द है, इनके लिए कोई बहुत पास नहीं होता ह्यूमन राइट्स का। आपने देखा होगा कि सऊदी सहाफ़ी को कत्ल किया गया था, क्या हुआ, जमाल खोशकी गालिबन, शोर हुआ और ख़त्म हो गया और कुछ नहीं हुआ। तो हमें इस वक्त एक बड़ा अच्छा मौका मिला है, और वो ये कि ये ठीक है कि उस लेवल की पर्सनैलिटी तो नहीं है कि हमारे काकर साहब जो कि अभी कुछ अर्से बना है, लेकिन वो उस वक्त प्राइम मौजूद है तो वो दो काम कर सकते हैं। एक तो बड़ी स्ट्रॉन्ग लॉबी के जरिए जब इंडिया के मंदूब या प्राइम मिनिस्टर का जा रहे हैं उनका खिताब हो, तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनकी तकरीर का बाइकाट करें। ये तो नहीं कह रहा कि लड़ाई झगड़ा करेंगे वो, और दूसरे एक कोई ऐसा रेजोल्यूशन लेकर आए जिसके ज़रिए हिंदुस्तान को वर्ल्ड वाइड कंडेम किया जाए। लेकिन मुझे इन दोनों बातों में शक है। कश्मीर में 1 लाख लोग शहीद हो गए, क्या आपने देखे किस तरीके से मजालिम हो रहे हैं? उसके बावजूद आपने देखा कि अब तो ख़ास तौर पर श्रीनगर में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होने लगी हैं, और हमारे लास्ट ईयर भी शायद गालिबन सितंबर ही था, हम अपनी सिक्योरिटी काउंसिल के 16 अरकान जितने मुसलमानों की अक्सरियत थी, हम एक रेजोल्यूशन रखवा नहीं सके। पास करना तो दूर की बात है, पास को चलिए छोड़ दिए, माजी को छोड़ दें। ये मौका बड़ा अच्छा है कि हमारे मिनिस्टर वहाँ मौजूद हैं। हमें अपने आजमूदा कार सफारतकारों को भी इस वक्त खुसूसी तौर पर दावत देना चाहिए न्यूयॉर्क में, जो बड़ा केस लड़ सकते हैं। हमें बिला तशख़्ख़ुस दीगर पॉलिटिकल पार्टियों के जो जिसे कहते हैं थिंक टैंक, उनको भी न्यूयॉर्क में लाना चाहिए, और पूरी कोशिश करना चाहिए कि जब प्राइम मिनिस्टर का खिताब हो, भरपूर हो, करारदाद बहुत बड़ा स्टेप लिया है कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने, उसको इंडोर्स कराया जाए। और सेकंड ये कि हिंदुस्तान का कम से कम वहाँ पर बाइकाट अक्सर की ममालिक करें। और ये भी मैं बड़ी मादत से कहूँगा कि इन दोनों बातों के इम्कानात ज़रा कम नज़र आ रहे हैं। उसकी वजह आपको क्या नज़र आ रही है कि एक तो G20 समिट भी भारत ने करवाया, तो चूंकि करवाया तो उनकी कुछ ना कुछ तो से है, और उनके डिप्लोमेटिक टाइज भी ठीक हैं। देखिए, एक तो ये कि आज की बात नहीं है, मैं बहुत पहले भी जब हमारे फॉरेन मिनिस्टर से बात करता था तो वो ये कहते थे कि हम यानी ये जाए बगैर कि हमारी इकोनॉमी क्या है, हमारी एजुकेशन कितनी है, एटम बम मौजूद है। हम ये नहीं करते कि हिंदुस्तान की मिडिल क्लास, उस वक्त कहते थे कि 16,500 करोड़ है। दुनिया अब जो सफारतकारी है उसकी बुनियाद अब मईशत है, ट्रेड है, सियासत नहीं रही है, ह्यूमन राइट्स नहीं रहे, क्योंकि अब दुनिया में तमाम तसव्वुर ख़त्म हो गए हैं। कोल्ड वॉर एरा भी ख़त्म हो गया है, जो सोवियत यूनियन के दौर में एक लेफ्ट की मूवमेंट्स होती थी, प्रोग्रेसिव मूवमेंट होती थी जिन्हें सपोर्ट होता था। तो ये एक हकीकत है। पाकिस्तान सॉरी टू से हमारे हुक्मरानों ने उसे आज यहाँ पहुँचा दिया है। जैसा कि मेरे अभी दोस्त कह रहे थे कि हमने $1.5 बिलियन के लिए हमारे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर, जो साबिक़ा प्राइम मिनिस्टर, खुद एक से कई बार कहते रहे भाई और कितनी आया है, हमसे नाक रगड़वाएगा। नाक रगड़वाने का लफ्ज़ एक प्राइम मिनिस्टर किसी मुल्क का कहे तो उस कौम की कितनी हजीमत है, कितनी उसकी लिए शर्मनाक बात है कि उसका प्राइम मिनिस्टर कहे, और वो भी $1.5 बिलियन। जबकि मुझे और आपको पता है कि हमारे पास सिर्फ आम लोगों के पास अरबों डॉलर पड़े हुए हैं। गैर ममालिक में $31 बिलियन आए थे हमारे यहाँ लास्ट ईयर, आज कितने कम हो गए। और बात भी बड़ी मैं इंटरेस्टिंग कहीं पढ़ रहा था मुमताज़, कि यानी इसके बावजूद कि पाकिस्तान में इकोनॉमी महंगाई का ये हाल है, हमारे बैंकों ने $257 बिलियन कमाए इंटरेस्ट बढ़ा के। तो हमारे यहाँ एक इज्तिमाई कौमी तसव्वुर, अब मोदी को हम जितना बुरा भला कहें, फांसी चढ़ाने को कहें, वो करें, लेकिन उसने एक इंडियन माइंडसेट तय कर दिया कि वो ये समझते हैं कि जनाब मोदी के दौर में हमारी इकोनॉमी ग्रोथ हो रही है। हालांकि गुर्बत भी वहाँ हुआ है, जहालत भी वहाँ होगी, लेकिन ओवरऑल परसेप्शन बन गया है। और दुनिया के दीगर मुल्क आपने देखा, G20 तो आपने देखी थी, क्या वो तुर्की से लेकर सऊदी अरब कर लेकर इवन इसराइल तक कॉरिडोर ले जा रहे हैं। इसराइल तक सऊदी अरब आ गया।
हम अपने उन फलस्तीनियों को भूल गए जो अभी तक लाखों जाने दे रहे हैं। तो कश्मीर और फलस्तीन जैसे कोई इशू ही नहीं है मुस्लिम ममालिक के लिए। तो ये सब बातें भी ध्यान में रखनी चाहिए। मुजाहिद साहब, मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, आई हैव गॉट टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक जी। ब्रेक के बाद वापस लौट कर आएंगे तो डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए नवाज शरीफ साहब की वापसी पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक जी। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए कमर चीमा साहब, नवाज शरीफ साहब की वापसी, आपको क्या लगता है कि अब फाइनली नवाज शरीफ साहब अक्टूबर के महीने में पाकिस्तान वापस आएंगे या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल बयान था, एक स्टंट है, ऐलान कर दिया, पार्टी पर जो मुश्किल वक्त है उसमें ज़रा थोड़ा सा वर्कर्स को हरकत में दोबारा से लाने के लिए कह दिया गया लेकिन आना नहीं है उन्होंने? जी देखें, चीज़ें तो ऐसे लग रही है कि हर चीज़ बड़ी सेटल्ड है। मेरा ख्याल है पीएमएलएन को एक चीज का बड़े अच्छे से पता है और वो ये है कि वो नहीं चाहते कि वो गैर जरूरी जेलें काटें। उन्होंने जेलें नहीं काटनी, एक बात। दूसरी, वो एक डील करके गए थे, वो डील के तहत ही वापस आ रहे हैं। नवाज शरीफ साहब को पता है और पीएमएलएन को कहते जी ये सारे केसेस मोटिवेटेड हैं, हमें तो हमने जेलें नहीं काटनी, हमने हीरो नहीं बनना, हमने कोई इस तरह नहीं करना। सो अभी नवाज शरीफ साहब की जो वापसी है, लग ये रहा है कि सारा स्टेज उनके लिए सेट है। पीपल्स पार्टी भी चीख रही है, बाकी सारे भी चीख रहे हैं, हर कोई कह रहा है हम डिसएडवांटेजेस पोजीशन में हैं। सिर्फ पीएमएलएन कह रही है कि माहौल बहुत अच्छा है, इलेक्शन ऐसे होने चाहिए, इस वक्त पे होने चाहिए। एक बात तो ये। और वैसे भी जब मरियम नवाज शरीफ साहबा का ट्विटर हैंडल ज्यादा तनकीद ना करें तो समझे मामला ठीक है। जब उनके ट्विटर हैंडल पे हलचल मची हो, चीजें ठीक नहीं है, तो फिर समझे उनके मामलात एस्टैब्लिशमेंट से खराब हैं। तो अभी उनके मामलात बड़े अच्छे जा रहे हैं, इसलिए ट्विटर हैंडल पे कोई आपको जो है वो तकलीफ वाली बात नहीं आती। ये कभी कभी जो साबिक चीफ जस्टिस बंदयाल साहब के हवाले ट्वीट आती थी, वही एक मसला था और वो मेरा ख्याल है उनका अब हल हो गया है कि वो चले गए। एक बात। दूसरा, ये लोग उनको वेलकम करेंगे। आपको पता है पाकिस्तान के अंदर एक माहौल बनाया जाता है इलेक्शन से पहले। ये जो 6 महीने अभी लिए गए हैं, ये उस माहौल का हिस्सा है। क्योंकि जिस तरह साबिक जो चेयरमैन पीटीआई को सजा नहीं हुई थी, टाइम नहीं मिल सका, फिर बहुत सारी चीजें होने वाली थी, 9 मई का वाकया जो हुआ सारा, तो वो चाहते हैं कि एक माहौल बने। लगता है कि वो माहौल प्रॉपर बन चुका है। अगर नहीं तो आपको बनता हुआ नजर आ रहा है इस वक्त भी जो पीएमएलएन के लोग हैं उनको फंड्स जो है वो हम काम करवा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, उनकी ब्यूरोक्रेसी। तो फिर यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ना सिर्फ ये कि वापस आएंगे बल्कि चौथी बार वजीर आजम भी बनेंगे? देखिए जी, कुछ भी हो सकता है। अगर वो जेल शुदा बंदा पाकिस्तान की तारीख में कैबिनेट और अदालतें कहें कि इसको जाने दें तो वो चले गए, तो ये जो केसेस हैं ये भी खत्म हो सकते हैं और वो वजीर आजम भी बन सकते हैं। किस्मत की देवी तो नवाज शरीफ साहब पे राजी है कि देखिए जिसने तीसरी दफा वजीर आजम बना दिया वो चौथी दफा भी बना सकता है। और मेरा ख्याल है इसके पीछे एक छोटा सा पॉइंट ऐड कर दूं, एस्टैब्लिशमेंट समझती है कि नवाज शरीफ के अपने जाती ताल्लुक हैं यूएई में, सऊदी अरब में, कतर में, कुवैत, उसमें टर्की में, इवन के इस हद तक कि मोदी तक भी जो है वो डिप्लोमेसी खेल लेते थे। वो समझते हैं कि अब हमें वही एक नया चेहरा चाहिए। वो जो मिलिट्री अपनी डिप्लोमेसी करती रही वो थोड़ी सी मुश्किल होती जा रही है। इमरान खान तो एक लायबिलिटी बन गए थे उनके लिए और पूरे निजाम के लिए ही। तो वो समझते हैं कि शायद नवाज शरीफ कैन प्ले इट अलोन एंड वी कैन जस्ट असिस्ट हिम। ठीक। साबिर शाह साहब, आपकी नजर में क्या नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं और अगर आएंगे तो क्या आपको चौथी मरतबा वजीर आजम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? अली मुमताज साहब, नवाज शरीफ साहब 3 दफा वजीर आजम बने, 3 दफा निकाले गए शॉर्ट ऑफ स्टिपुलेटेड टेन्योर। वापस आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ राहदारी जमानतें भी मिल जाती हैं, हिफाजती जमानतें भी मिल जाएंगी। लेकिन क्या वाकई उनको वजीर आजम बनाया जाएगा या ट्रैप किया जा रहा है वापस ला के? आई डोंट थिंक कि केसेस इतनी आसानी से खत्म होंगे। केसेस बहुत सीरियस है, जेल में रहे, वो मुजरिम है, मुल्जिम नहीं है। मरियम को और नवाज शरीफ को भेजा गया था और बहुत शोर मचा, लेकिन इमरान खान हेल्पलेस थे। अब बात ये है कि अगर इतना ही आसान है तो क्यों नहीं नवाज शरीफ कह रहे हैं कि नवंबर दिसंबर में इलेक्शन करवा दें? जी, बिकॉज ही नोज कि यहाँ पे जो वोट बैंक है, अगर फिर मौका मिल गया इलेक्शन होने का तो पीटीआई का तो वोट बैंक तो मौजूद है अपनी जगह पे। इमरान खान इज लिविंग ऑन डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही इज इन जेल एंड लैंग्विशिंग बिहाइंड बार्स। ही इज लिविंग ऑन। कुछ हरकतें ऐसी हो रही हैं मौजूदा गवर्नमेंट से भी और एस्टैब्लिशमेंट से भी कि लोगों का गमा गुस्सा भी बढ़ रहा है, आपको पता है। जी हाँ, बढ़ रहा है। तो कितना का डब्बा भरा जाएगा मुझे बताएं ना।
तो इसके लिए एस्टैब्लिशमेंट विल बी गेनिंग टाइम टू बी ऑनेस्ट, और जब तो टाइम है वो नवाज शरीफ को सूट करता है, पीपल्स पार्टी को सूट नहीं कर रहा है। नवाज शरीफ साहब being asked to come back in your point of view is a trap. It might be a trap. I'm not saying it is a trap. हम एनालिसिस ही कर सकते हैं। सी द हार्डकोर इन्फॉर्मेशन इज वेरी हार्ड टू कम बाय, नंबर 1। नंबर 2, इन्फॉर्मेशन तो वहां से आती है जहां पे चीजें सेटल डाउन हो गई हैं। आई थिंक एस्टैब्लिशमेंट इज आल्सो प्लेइंग इट ऑन डेली बेसिस, थिंग्स आर नॉट कंप्लीटली इन देयर हैंड। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन भी है, यहाँ पे और बड़े मसाइल हैं, एडवर्स इकोनॉमी है, चीजें ठीक नहीं हो रही। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट्स के साथ ही को 25-30 अरब डॉलर आए तो आए, वो भी ब्रीदर ही होगा, ये भी आपको बताऊं। ठीक, तो पैसे आएंगे तो आगे चलेगा ना। कॉन्फिडेंस बातों से तो बिजनेसमैन का नहीं बढ़ेगा। बिल्कुल ठीक है। मुजाहिद साहब, आपकी नजर में सेटिंग है या ट्रैप है? देखिए मुमताज, जो मैं गुफ्तगू आप लोगों की सुन रहा था, एक तो थोड़ा सा तालिब इल्म जैसे मैं जानता हूँ कि हमारे यहाँ सियासत बड़ी शफाक है, यहाँ मुस्तकिल दोस्तियाँ और दुश्मनियाँ नहीं रहती। आपने देखा होगा कि शहबाज शरीफ जो जरदारी को सड़कों पर घसीटने की बात करते थे, जी हाँ, और राजा रियाज जो कह रहे थे कि नवाज शरीफ सबसे बड़ा चोर है और असम्बली के सामने उसकी मैं लाश उसे घसीटूंगा, किस तरीके से शीरो शिकर हालिया दिनों में और फिर हुकूमत में आपने देखा। तो ये लोग सब भुला देते हैं। इसी तरह वो पीपल्स पार्टी ने जो नून लीग के साथ किया होगा। देखिए, ख्वाहिश अलग हो और हम कितने ही रैशनल हो, लेकिन थोड़े से जो एक इस वक्त जो मैं पिछले 1 माह से देख रहा हूँ, ऐसा वादे तौर पर लग रहा है कि मियाँ साहब के लिए एक बार फिर राह हमवार हो गई है। इस्टेब्लिशमेंट जिसको जो भी नाम दें, उनके लिए एक पॉलिटिकल फोर्स की ज़रूरत होती है। अब ये हो नहीं सकता कि तहरीक इंसाफ को बाहर निकाल लें। अब तक आप देखें ना, 4 माह से क्या हो रहा है चौधरी एतजाज के साथ, ख़वातीन जेलों में हैं, 10,000 वर्कर जेलों में हैं। इसका और इमरान खान प्रैक्टिकली उनकी पार्टी इससे ज़्यादा सख्त नहीं है कि सड़कों पे आ सकें, उन्हें तो बिठा दिया उन्होंने। पीपल्स पार्टी सिंध तक महदूद है। एक पॉलिटिकल फोर्स पंजाब में और ओवरऑल चाहिए, और थोड़ी सी मदद से इनके पास इतने रिसोर्स हैं, सादा कुल्ली नहीं, सादा नहीं, एक साइजेबल इनको अक्सरियत दिलाने की तरफ आगे बढ़ाया जा रहा है। मियाँ साहब ने तो ये तक कह दिया है कि अभी लिख कर रख लें कि आइंदा वज़ीर आज़म जो है नून लीग का होगा, बल्कि मैं हूँगा। तो ये जो एक फिर आपने केयर टेकर का देखा होगा कि निगरान वज़ीर आज़म, बहरहाल काका साहब का नाम मियाँ साहब की तरफ से आया, अब तो वाज़ेह हो गया राजा में। दूसरे आपने देखा कि जिस गवर्नमेंट में फवाद जैसे, अली मुमताज़ साहब आप तो बहुत करीब से जानते हैं, और आज चीमा हो तो हम कैसे गैर जानिबदार समझ लें। और कैबिनेट का मेंबर का मतलब ये है कि हर फाइल उसके पास आती है, हर चीज़ उसके पास होती है, पूरा मंजर आता है। तो मेरे ख्याल में एक ऐसी फिजा बना दी गई है कि जब मियाँ साहब 21 अक्टूबर को आएंगे, 100 बसें अगर फैसलाबाद, उकाड़ा, कसूर, मुल्तान से चल गई बेचारे, तो 50-60 हज़ार बंदा लाख इकट्ठा कर लिया गया, कानूनी मराइल भी दूर हो चुके हैं। तो एक आप या मैं माने या न माने या डिनाइल में रहें, मियाँ साहब को मुस्तकबिल में सियासत में अहम मुकाम दिलाने की पूरे तौर पर कोशिशें हो गई हैं। ये और बात है कि कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई हादसा सानिया हो जाए, पॉलिटिकल ज़बान में मैं कह रहा हूँ, हादसा सानिया, कोई खुदा न करे उस मानों में नहीं, कोई फिजिकल, तो कोई बज़ाहिर मुझे कोई अब रुकावट नज़र नहीं आती। तो ये जो राह हमवार की जा रही है मुजाहिद साहब, इसमें क्या जो अभी जैसे कि कमर चीमा साहब ने कहा, यूएई, कुवैत, सऊदीया, इन ममालिक का भी कोई रोल है? जितना हम अहमियत देते हैं इतना पूरा होता नहीं है। माशाल्लाह, जो आप क्यों अंडर एस्टिमेट करते हैं हमें पाकिस्तान इस्लामाबाद में बैठी हुई इस्टेब्लिशमेंट को? यह पावरफुल इस्टेब्लिशमेंट है। देखिए, ये 9 मई के साने से निकल गई। इमरान खान को जैसी पावरफुल पॉपुलर शख्सियत को घर बैठाने में, रियाला जेल में बैठाने में कामयाब हो गई, पीपल्स पार्टी को अपने साइज में लाने में काम हो गई। बहरहाल खारजी महाज पे भी लड़ रहे हैं, वतान बलूचिस्तान। तो ये एक मैनेज करना मुश्किल नहीं है, ताहम एक पॉलिटिकल फेस चाहिए, उन्हें एक पॉलिटिकल फोर्स चाहिए, जैसा कि हमेशा मुशर्रफ को ज़रूरत थी चौधरियों की, शौकत अजीज की सूरत में। बाद में जहाँ जहाँ आप देखें, क्योंकि एक बात तो तय है कि इस्टेब्लिशमेंट अभी समझती है, खासतौर पर आर्मी इस्टेब्लिशमेंट, कि हमने बराह रास्त खुद गवर्नमेंट करने का जो तजर्बा किया वो कामयाब नहीं हुआ। इसकी मिसाल साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ हैं। और उसके बाद एज एन इंस्टीट्यूशन मेरा इजाफी ख्याल है
अब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ये तय कर चुकी है कि भले आप ये कहें कि इस्टेब्लिशमेंट की गवर्नमेंट है, तो उसका चेहरा जरूर सिविलियन। मुझे ब्रेक पे जाते जाते मुजीबुर रहमान शामी साहब की एक स्टेटमेंट मेरी नज़र से गुजरी है और उसमें कुछ इस तरह से है कि तो नवाज शरीफ साहब थे कि जिनकी वजह से फ्यूल को और ये सारी महंगाई को कंट्रोल में किया हुआ था, वरना तो अभी 1000 रुपये फी लीटर पेट्रोल होता। अब शामी साहब हमारे बुजुर्ग हैं, सीनियर आदमी हैं, हम रिवायती लोग हैं, अच्छा नहीं लगता कि मुजीब रहमान शामी साहब की किसी बात पर मैं ज़रूर अपनी तालिब इल्माना राय का इज़हार करूँ। लेकिन आपकी नज़र में क्या उनकी गवर्नमेंट में, जो कि कोर्ट भी आजकल हो रहा है कि जी देखें जब हम गए थे 2018 में तो उस वक्त महंगाई की क्या शरह थी, फ्यूल कितने का था, डॉलर कितने पे था, बिजली के क्या रेट चल रहे थे, गैस के क्या रेट चल रहे थे, और फिर जब हमारी हुकूमत गिराई गई और घर भेजा गया और नवाज शरीफ साहब ने जो कहा कि जी मुझे निकाला गया, उनको निकाला गया, तो उसके बाद से फिर ये सारा सिलसिला शुरू हुआ। इस पे तो आप कमेंट कर सकते हैं। अली मुमताज, आप ये माशाल्लाह बहुत सीनियर तजर्बेकार हो गए। पाकिस्तान में सड़कों के ज़रिए हुकूमतों की तब्दीलियाँ आज तक नहीं हुई हैं। पाकिस्तान पर महंगाई की बुनियाद पर गवर्नमेंट नहीं जाती है। पाकिस्तान में इमरान खान की गवर्नमेंट ये बैसाखियों पे खड़ी थी, जो बैसाखियाँ 18 उनसे छीनी गई, उनकी गवर्नमेंट गिर गई, इनको वो बैसाखियाँ दे दी गई, ये गवर्नमेंट काम हो गई। आपको भी इल्म है, कुछ लोगों ने कहा कि 25 सेनेटर और 50 MNA कहाँ से आते हैं, किसके होते हैं, जो हुकूमत बनाते हैं, हुकूमत गिराते हैं। तो सॉरी टू से आप ये कहें कि जी महंगाई कस्बा है, लोग इस बुनियाद पर वोट नहीं देते। बदकिस्मती से वो जालिब साहब कहते थे लोग अपने कातिलों के उशाक मिली जा, ये उन्हीं चौधरियों को, उन्हीं चांडियों को, कुरैशियों को, गिलानियों को, जोकियों को, काकड़ों को, बुकटियों, इन सबों को ही वोट देंगे। लोग बेचारे डॉक्टर मुबशिर हसन, मिराज नवाज खान को वोट नहीं देते थे, वोट अभी भी नहीं देंगे कोई डॉक्टर अताउर रहमान और परवेज हुसैन जैसे लोगों को, या हुसैन नकी साहब को। सॉरी टू से, ये सिस्टम ऐसा है। सिस्टम ठीक है जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस लौट कर आएंगे, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक जी। कमर चीमा साहब, महंगाई और रुपए की कदर जो हम देख रहे थे कि अभी अगस्त के महीने में कहाँ से कहाँ डॉलर पहुँच गया था, नीचे आ रहा है, बेहतरी बज़ाहिर नज़र आ रही है। रेमिटेंसेस के बारे में अनवारुल हक काकड़ साहब ने अभी ट्वीट भी की थी कुछ दिन पहले कि जी अगस्त के महीने में रेमिटेंसेस बड़ी, बल्कि सितंबर के महीने में रेमिटेंसेस में इजाफा हुआ है। तो क्या कहीं किसी तरफ आपको लग रहा है कि हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? गो कि फ्यूल अभी ये 15 सितंबर को महंगा हुआ और इतलात हैं कि 1 अक्टूबर को मज़ीद महंगा होना है। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो एक डायरेक्शन की बात है वो तभी आपको प्रॉपर पता चलेगा जब इलेक्शंस हो जाएंगे और एक गवर्नमेंट होगी, एक बात। दूसरी बात यह है कि ये जितने भी मेजर्स लिए जा रहे हैं ये सारे के सारे आर्टिफिशियल मेजर्स हैं। ये आपकी देखें, आप एक फ्री मार्केट इकोनॉमी का हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। क्या पाकिस्तान एक फ्री मार्केट इकोनॉमी है? एक लफ्ज ये भी इस्तेमाल किया जाता है ग्रीडफ्लेशन। हमारे यहाँ बहुत सारी जो महंगाई है वो हमारे लालच की वजह से भी होती है। ये नहीं है कि महंगाई नेचुरली ऐसी होती है। फॉर एग्जांपल हम जैसे डॉलर के साथ करते हैं या चीजें खुद ही शॉर्ट कर लेते हैं, ये भी हमारा एक लालच है, पता नहीं क्या होगा। सो जब ये लार्जर पॉलिटिकल पिक्चर क्लियर होगी और आपको पता चलेगा तो उस वक्त चीजें जो हैं वो सेट रहेंगी। मुझे लगता है कि पिछले ये जो 1.5-1 साल है इसमें क्योंकि सियासी हालात की कुछ समझ नहीं थी, लिहाजा हालात ज्यादा खराब हुए, महंगाई, पेट्रोल, बहुत सारी और चीजें। और दूसरा ये जो अभी हुकूमत पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रही है इसमें ज्यादातर तो टैक्स है। 70-80 रुपए, 85 रुपए, मेरे ख्याल है 90 रुपए के करीब तो टैक्स इस पे ले रही है पर लीटर। तो गवर्नमेंट, सारी बात IMF के पैसे देने हैं, उन्होंने कर्जे लिए हुए हैं, फिर उनके प्रोटोकॉल हैं, याची हैं, वो कैसे मैंने और आपने ही वो पैसे देने हैं उस खर्चों को। वो जो आज UNDP की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान की एलीट जो है कोई $17 अरब सालाना खा जाती है, तो वो कैसे, कहाँ पे वो पैसा जाना है, ऐसे ही वो टैक्स लगने हैं। सो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं। कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे बिल्कुल ही फ्रीडम दी हुई है, जो इसाक डार का मॉडल है कि आप बिल्कुल मार्केट को फ्री नहीं कर सकते, आप IMF की सारी बातें नहीं मान सकते, वरना आपका तो हर चीज़ यहाँ पे खराब हो जाएगी। सो बहुत सारी बातें उनकी ठीक भी हैं, थोड़ा सा मार्केट को कंट्रोल करना पड़ेगा, चीज़ों को ऊपर नीचे रेगुलेट करना पड़ेगा। बिल्कुल भी आप जो बिजनेसमैन तो देखिए उनको तो लालच होता है, जो मैंने वर्ड यूज किया ग्रीडफ्लेशन, के महंगाई खुद ही कर ली जाती है,
खुद ही लोग जो है वो गाड़ियां खरीद के शॉर्ट कर लेते हैं, चीनी खरीद लेते हैं, इन्वेस्टर चीज़ें लेके तो बंद कर लेते हैं ताकि जब कल को हालात बेहतर हो तो वो कमा सकें। सो ये थोड़ा जब लार्जर पॉलिटिकल पिक्चर ठीक होगी तो बाकी सारी चीज़ें भी आहिस्ता आहिस्ता होंगी, और ये सारा फिर डिपेंड करता है कि IMF का क्या प्रोग्राम हमें मिलेगा, हम किस तरह निगोशिएट करेंगे, तो वहाँ पे चीज़ें जाके तब क्लियर होंगी। ठीक, और हम इस IMF प्रोग्राम पे डिपेंडेंट रहेंगे, ये चलता रहेगा, इससे अभी जान नहीं छूटनी। इसके बगैर तो हमें अब देखें अनटिल एंड अनलेस के सऊदीज, अमारातीज और बाकी जो कंट्रीज हैं जिससे आर्मी चीफ बात कर रहे हैं कि कोई ये 70-75 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट है, अगर वो आके पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते हैं, वो हमें पैसे देते हैं, कुछ पैसा बैंकों में पड़ा रहे और कुछ पैसा जो है वो कहीं पे हमें, अगर हम अपने शेयर्स बेच सकें मिनरल्स के और बहुत सारी जो प्रोजेक्ट हैं, तो जो SIFC काम कर रही है, अगर वो चीज़ें ऑन ट्रैक हो जाएं तो फिर हम IMF से निकल भी सकते हैं। ठीक, मुजाहिद साहब, आपको लगता है कि जो केयर टेकर सेटअप है वो अपने एंड पर ऑस्टेरिटी की कोशिशें कर रहे हैं? जैसा कि अभी एक खबर चली थी जिसमें वज़ीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब के बारे में खबर चली थी कि जी उन्होंने अपने लिए बुलेट प्रूफ गाड़ी का मुतालबा किया है और वो करोड़ों रुपए की गाड़ी है, जिसकी खैर उन्होंने तरदीद भी कर दी कि जी मेरे पास ये ऐसी अप्रूवल आई थी लेकिन मैंने उसको मुस्तरद कर दिया था। तो क्या ये अभी महंगाई की भी बात कर रहे थे, अखराजात की भी बात कर रहे थे कमर चीमा साहब, तो ये ऑस्टेरिटी आपको केयर टेकर सेटअप में नज़र आ रही है? ये मुझे नहीं पता, ये वो पता था कि बैरिस्टर वहाब के पास चली गई थी वो जो बुलेट प्रूफ गाड़ी, फिर अभी कहते हैं काबीना ने मंजूर किया था। ये आपके अखबार की खबर है कि 3 करोड़ रुपए की उन्हें बुलेट प्रूफ गाड़ी दिया। कर ये 3 करोड़ रुपए की गाड़ियाँ वाड़ियाँ क्या होती हैं? मेरे आपके लिए जो हम तनख्वाहदार लोग हैं, ये बातें बड़ी आम होती हैं। अब आपको पता है कि पाकिस्तान में पैसा किस तरीके से है, और ये भी बदकिस्मती है ना कि गरीब मुल्क में आपके एग्रीकल्चर जो है वो 23% उसका इकोनॉमी में हिस्सा है, लेकिन आपका जागीरदार 1% टैक्स नहीं देता। अभी जिक्र हो रहा था कि 16 अरब रुपए अशराफिया जो है वो कमा लेती है। तो अब हर आदमी को गिनती, फिर आप पार्लियामेंट को देख लीजिए ना, वो मेरे 2 ज़रा बानी और तीनों चेयरमैन मिलकर कह रहे थे हमें सारी जिंदगी के लिए तनख्वाहें बढ़ा दो, अलाउंस बढ़ा दो, हमारी ये कर दो। वो पार्लियामेंट जिनमें कौन लोग बैठे हैं, आखिर में देखा उन्होंने जो बिल पास किए वो अलग। तो ये एक इतनी खराबी बहुत गहराई और गिराई के साथ इस सोसाइटी में दाखिल हो गई है कि हम लोग हफ्ते भर यही करते रहेंगे जो इस वक्त मैं और आप कर रहे हैं कि बस्ती उजड़ चुकेगी तो लिखेंगे मरसिए। तो ये नौआ गरी, ये मार्सिया गोई, ये हम लोग करते रहें, फर्क नहीं आना है। सॉरी टू से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साबिर शाह साहब, क्या आपको लग रहा है कि कुछ फ़र्क, कहीं पर कोई बेहतरी, कोई उम्मीद की किरण, या आपको आगे भी इसी तरह के हालात चलते हुए नज़र आ रहे हैं? कहा यही जाता है, गवर्नमेंट भी कहती है और मुक़्तदर हल्के भी ये कहते हैं कि मायूसी नहीं फैलानी चाहिए, मायूसी की बातें नहीं होनी चाहिए। हुकूमतें तो यही कहती हैं कि डिस्पेयर, डिस्पोंडेंसी और मायूसी ना फैलाएं। अब वो आदमी क्या करे? 90% लोगों के पास पैसे नहीं है रोजमर्रा के अखराजात के लिए। ये समझते हैं जिसने बिजली का बिल जमा करा दिया उसके पास पैसे हैं, नहीं, वो मीटर कटने से डल रहा है बेचारा, पता नहीं कहाँ से उधार उठा के क्या क्या बेच के वो बिजली का बिल दे रहा है। शर्म तो हमें चाहिए। देखिए, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट से 50 अरब डॉलर जब तक नहीं आएगा, हमें 10 साल का डेट रोल ओवर चाहिए। डेट रोल ओवर 10 साल के लिए, एक दफा के लिए नहीं। और नए टैक्स पेयर जब तक हम नहीं ढूंढेंगे, टैक्स बेस ब्रॉडन नहीं होगी, IMF नहीं जाएगा यहाँ से। कॉस्मेटिक मेजर, छोटे छोटे, गाड़ी रोक दी, ये कर दिया, वो साइकिल पे आ गया, ये ड्रामाबाजी है। ये ड्रामाबाजी को खत्म करना पड़ेगा कि गार्ड ऑफ ऑनर नहीं लिया जी, उन्होंने ये नहीं किया, फलां ने ये नहीं किया। ये रंगबाजी को खत्म करें, कहीं ना कहीं से पैसे लेके आए, वरना अगर वो मुमालिक पैसे ना दें तो आपको पता बेड़ा गर्क भी इस मुल्क का उन्हीं लोगों ने किया है। शंट देम आउट। नॉर्थ कोरिया भी सर्वाइव कर रहा है, ईरान भी सर्वाइव कर रहा है। हमें ऐसी दोस्तियां नहीं चाहिए जो हमें इस वक्त पैसा ना दें। हमें पैसा चाहिए जनाब, फिजिकल प्रेजेंस चाहिए, पैसे की वादे नहीं चाहिए। नो प्लेजेस नीडेड, नो प्रोमिसेस नीडेड। वी नीड मनी अर्जेंटली टू मेक द इकोनॉमी कम बैक ऑन इट्स व्हील्स, वरना ये यूसी मैं आपको फॉर दैट साबिर शाह साहब, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमें करना होगा। अब मुझे अभी कुछ ही दिन पहले शहजाद अकबर साहब का एक वो वीलॉग उन्होंने किया हुआ था, उसमें वो कह रहे थे कि जी जब हम अपनी हुकूमत में गए मुत्तहिदा अरब अमारात और जाकर हमने कहा कि आप पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, तो ये कहा गया कि जी सबसे पहले तो ये बताएं व्हाट इज़ नैब एंड व्हाट आर दीज NOCs, जो NOCs लेनी पड़ती हैं। उन्होंने कहा जी हमारा तजुर्बा बड़ा तल्ख रहा है।
बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। अब शहजाद अकबर की करतूत, औकात और किरदार ऐसा है कि मेरा दिल नहीं करता किसी बात पे यकीन करने के लिए। ये पैसा लूटते हैं, मुल्क के बाहर भाग जाते हैं। ये इस तरह के चोर डाकू इस मुल्क में आते रहते हैं। सैफुर रहमान हुआ, शहजाद अकबर हुआ, ये वो। नैब को अगर रखना है तो नैब को कहिए भी फॉरेन इन्वेस्टर से दूर हो जाओ, जुडिशरी से कहें इनको फौरी रिलीफ दें। वो डरते हैं जुडिशियल प्रोसेस से। इट इज अ रॉटन जुडिशियल प्रोसेस फॉर देम। उनको मुकम्मल लीज दें, उन्हें 24 घंटे के अंदर अंदर बिजली, पानी, गैस के कनेक्शन दें। कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वहां ना आए। उन्हें इनकम टैक्स की हॉलीडे दें 2 साल के लिए यार। उनको रिपेट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स का चांस दें। उनकी मर्जी, उनका पैसा वो सारा ले जाएं या आधा लेके जाएं। आप मामे लगते हैं कि पैसा किसी का और आप उसे कहते हैं पैसा मत लेके जाओ। यू सी, फॉर गुड थिंग्स टू हैपन अली मुमताज, you will have to create a balancing act among politicians. बिल्कुल You ठीक will है। have to treat them equally. If you don't do that, we will be doomed. बिल्कुल ठीक है। साबिर शाह साहब, विद दिस वी कंक्लूड द प्रोग्राम फॉर टुनाइट। आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ज्वाइन किया। कमर चीमा साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और मुजाहिद बेलवी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।